हमारा ब्रह्मांड बहुत विशाल है और इसमें कई मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट मौजूद हैं। इनमें से कुछ को हम ऑलरेडी डिस्कवर कर चुके हैं और कुछ अभी भी हमारी पहुंच से बाहर हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पब्लिश किया था। उसमें उन्होंने ऐसे ही कुछ ऑब्जेक्ट्स की प्रेडिक्शन की थी। आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशंस में ब्लैक होल्स, वार्म होल्स, व्हाइट होल्स और पैरेलल यूनिवर्स जैसी चीजों को डिफाइन किया गया है, जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक अहम हिस्सा है। इनमें से व्हाइट होल्स, वार्म होल्स और पैरेलल यूनिवर्स हमारे लिए एक मिस्ट्री हैं, लेकिन ब्लैक होल्स को हम काफी अच्छे से समझ चुके हैं। जैसा कि इनके नाम से ही पता चलता है, ये कंप्लीटली ब्लैक होते हैं। इनका गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि वह लाइट को भी अपनी तरफ खींच लेती है। ब्रह्मांड में अरबों खरबों ब्लैक होल्स मौजूद हैं और ये आमतौर पर आकाशगंगाओं के केंद्र में पाए जाते हैं। लेकिन सितंबर 2022 में वैज्ञानिकों ने एक ऐसे ब्लैक होल की डिस्कवरी की थी जो पृथ्वी के बहुत नजदीक है। गाया VH1 नाम का ये ब्लैक होल हमसे मात्र 1560 लाइट ईयर्स दूर है। ये डिस्टेंस वैसे तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ब्रह्मांड के नजरिए से देखें तो ये दूरी कुछ भी नहीं है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि भविष्य में ये ब्लैक होल एक तारे को पूरी तरह से निगल सकता है। इससे न सिर्फ इसके साइज में इंक्रीमेंट होगा, बल्कि ये और ज्यादा भी ब्राइट दिखाई देने लगेगा। ऐसे में क्या ये ब्लैक होल हमारी पृथ्वी के लिए खतरा बन सकता है? क्या हो अगर ये पृथ्वी के बहुत नजदीक आ जाए? और क्या सौरमंडल के बाहरी छोर पर ऑलरेडी कोई ब्लैक होल मौजूद है? आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब देने वाले हैं। ये वीडियो नॉलेज एंड एडवेंचर से भरा होने वाला है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। तो बिना समय गंवाए आइए शुरू करते हैं। ब्लैक होल्स की रियल फिजिक्स, आखिर ये बनते कैसे हैं? तो ब्लैक होल्स का निर्माण एक तारे के खत्म होने की वजह से होता है। दरअसल तारों के केंद्र में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन चल रहा होता है, जो उन्हें हीट एंड लाइट प्रोवाइड करता है। इस रिएक्शन की वजह से रेडिएशन प्रेशर प्रोड्यूस होता है, जो तारे की लेयर्स को बाहर की ओर धकेलता है। वहीं दूसरी तरफ तारों का ग्रेविटेशनल फोर्स उन लेयर्स को केंद्र की तरफ खींचने की कोशिश करता है। आमतौर पर रेडिएशन प्रेशर और ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, जिससे तारे इक्विलिब्रियम यानी बैलेंस में बने रहते हैं और हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन तारे की लाइफ साइकिल में एक ऐसा भी पॉइंट आता है जब वह रेडिएशन प्रेशर को मेंटेन नहीं कर पाता। दरअसल जैसे ही तारे के केंद्र में आयरन की फॉर्मेशन होने लगती है, वैसे ही उसका अंत नजदीक आने लगता है। आयरन एक ऐसा एलिमेंट है जो फ्यूज नहीं होता। ये धीरे धीरे तारे के केंद्र में इकट्ठा होता रहता है, जिससे उसका रेडिएशन प्रेशर कम होने लगता है। एक समय ऐसा भी आता है जब यह रेडिएशन प्रेशर ग्रेविटी से भी कम हो जाता है और तारे में एक भयानक इम्प्लोजन होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स तारे के सारे मैटर को सेंटर में खींच लेता है, जिससे उसकी डेंसिटी और मास अचानक से बढ़ने लग जाते हैं। इसके तुरंत बाद ही सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है, जिसमें तारा बाहर की ओर फट जाता है और एक नेब्यूला का निर्माण करता है। ये बेसिकली गैस और धूल के विशाल बादल होते हैं, जिनमें तारों और ग्रहों का निर्माण होता है। सुपरनोवा के बाद तारे का कोर बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। वह ऑब्जेक्ट कितना इंटरेस्टिंग होगा, ये तारे के मास पर डिपेंड करता है। हमारे सूर्य जितने विशाल तारे एक वाइट ड्वार्फ स्टार में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वहीं इससे 1.5 से 2 गुना विशाल तारे न्यूट्रॉन स्टार का रूप ले लेते हैं। अगर तारा उससे भी ज्यादा विशाल और मैसिव हुआ, तो उसका केंद्र एक ब्लैक होल में बदल जाता है और इसी तरह स्पेस में एक ब्लैक होल का निर्माण होता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक पृथ्वी के सबसे नजदीक मौजूद ब्लैक होल्स का निर्माण भी कुछ ऐसे ही हुआ होगा। गाया VH1 ब्लैक होल ओपियोकस नाम के कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है, पर इसकी सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये ब्लैक होल एक तारे के साथ बाइनरी सिस्टम में है। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि एक बाइनरी स्टार सिस्टम में 2 तारे एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं। वे दोनों एक दूसरे से ग्रेविटेशनली लॉक्ड होते हैं, बिल्कुल सौरमंडल में मौजूद प्लैनेट्स की तरह। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस बाइनरी सिस्टम में मौजूद तारा बिल्कुल हमारे सूर्य जैसा है। उसका मास सूर्य के मास का 93% और रेडियस करीब 99% है, यानी इसमें और सूर्य में बिल्कुल ना के बराबर डिफरेंस है। हैरानी वाली बात तो यह है कि इस तारे का टेम्परेचर भी
बिल्कुल सूर्य जितना ही है। जहां सूर्य का एवरेज टेम्परेचर 5500 डिग्री सेल्सियस है, वहीं इस तारे का एवरेज टेम्परेचर 5580 डिग्री सेल्सियस कैलकुलेट किया गया है। अगर इस तारे को सूर्य की कॉपी कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। अब ये तारा जिस ब्लैक होल का चक्कर लगा रहा है उसका मास सूर्य से 9.5 गुना ज्यादा है। पर सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि इस ब्लैक होल का आकार मात्र 56 किलोमीटर है, जो उस तारे के मुकाबले काफी कम है। करंट डेटा के मुताबिक इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे का चक्कर लगाने में मात्र 185 दिनों का समय लगता है। फिलहाल इनके बीच की एग्जैक्ट डिस्टेंस को कैलकुलेट नहीं किया गया है, लेकिन साइंटिस्ट का मानना है कि एक दूसरे से काफी नजदीक मौजूद होंगे। नजदीक मौजूद होने का मतलब है कि ये ब्लैक होल तारे को कंज्यूम करना भी शुरू कर सकता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि बाइनरी सिस्टम में मौजूद ब्लैक होल्स अपने ही तारों को खाना शुरू कर देते हैं। कई बार तो ये पूरे के पूरे तारे को ही खत्म कर देते हैं, जिससे उसका वजूद ही मिट जाता है। इस चीज को साइंस की भाषा में टाइडल डिस्ट्रप्शन इवेंट कहा जाता है। दरअसल पास मौजूद दो स्पेस ऑब्जेक्ट्स के बीच टाइडल फोर्स अप्लाई होता है। इस फोर्स की मदद से वे ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे की सतह को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। इसके सबसे सिंपल एग्जाम्पल को पृथ्वी और चंद्रमा के थ्रू समझा जा सकता है। चंद्रमा का टाइडल फोर्स पृथ्वी के समुद्रों को अपनी ओर खींचता है, जिस वजह से समुद्र के लेवल आमतौर पर बढ़ जाते हैं। इस चीज को समुद्र तट पर टाइड्स के रूप में नोटिस किया जाता है। कुछ ऐसा ही ब्लैक होल्स और तारों के बाइनरी सिस्टम में भी देखने को मिलता है। ब्लैक होल्स तारे की बाहरी लेयर्स को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देते हैं, जिससे उनके आसपास एक एक्रीशन डिस्क का निर्माण होने लगता है। यह एक्रीशन डिस्क दरअसल वही मैटर होता है जो कुछ ही समय बाद ब्लैक होल के अंदर जाने वाला है। जैसे जैसे इस मैटर के पार्टिकल्स ब्लैक होल के नजदीक बढ़ते हैं, वैसे वैसे इनके बीच फ्रिक्शन इंक्रीज होने लगती है। इस फ्रिक्शन की वजह से इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है कि वह एक्रीशन डिस्क ग्लो करने लगती है। स्क्रीन पर आप ब्लैक होल की फर्स्ट इमेज को देख सकते हैं, जिसे 2019 में कैप्चर किया गया था। इसमें ऑरेंज और येलो कलर का पार्ट और कुछ नहीं बल्कि एक्रीशन डिस्क ही है। वैज्ञानिकों के मुताबिक गाया VH1 फिलहाल एक डॉर्मेंट ब्लैक होल है, यानी इसके आसपास कोई भी एक्रीशन डिस्क मौजूद नहीं है। ये अपने तारे के साथ एक स्टेबल सिस्टम में मौजूद है, जो बहुत रेयरली ही देखने को मिलता है। वैसे तो ये ब्लैक होल हमारे लिए जरा भी खतरनाक नहीं है, लेकिन क्या होता अगर ये पृथ्वी के नजदीक प्रेजेंट होता? आइए जानते हैं। ब्लैक होल्स वैसे तो काफी खतरनाक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन अगर इनके आसपास ना जाया जाए तो इनसे कोई खतरा नहीं होता है। दरअसल ब्लैक होल के आसपास एक बाउंड्री मौजूद होती है, जिसे इवेंट होराइजन के नाम से जाना जाता है। इसे द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी कहा जाता है, क्योंकि इस बाउंड्री को पार करने के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट ब्लैक होल से बाहर नहीं आ पाता। अगर हमारी पृथ्वी इस बाउंड्री से दूर रहती है तो हमें ब्लैक होल से कोई भी खतरा नहीं होगा, लेकिन अगर इस बाउंड्री और पृथ्वी की दूरी कम हुई तो हमें एक बहुत बड़े डिजास्टर का सामना करना पड़ सकता है। ब्लैक होल और पृथ्वी के बीच की दूरी जैसे जैसे कम होगी, वैसे वैसे हमारी पृथ्वी की रफ्तार बढ़ने लगेगी। ये ब्लैक होल के नजदीक जाना शुरू कर देगी, जिसके अंदर मौजूद चीजों का बैलेंस बिगड़ने लगेगा। सूर्य से दूर होने की वजह से ऑटोट्रॉप्स यानी लाइट या कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से अपना खुद का खाना बनाने वाले जीव अब अपना खाना नहीं बना पाएंगे, जिससे हेटेरोट्रॉप्स यानी हम इंसान और स्कैवेंजर्स यानी मरे हुए जीवों को खाने वाले जीव, इन सभी जानवरों की मृत्यु होने लगेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ के समुद्र भी जमने लगेंगे, जिससे मरीन लाइफ को बहुत नुकसान होगा। जैसे ही पृथ्वी ब्लैक होल की रोश लिमिट को पार करेगी, वैसे ही ये छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाएगी। इस ब्लैक होल के पृथ्वी के पास मौजूद होने के कारण यहाँ पृथ्वी के कई टुकड़े हो जाएंगे, जिसकी वजह से इसमें मौजूद हर चीज नष्ट हो जाएगी, जिसमें हम इंसान भी शामिल होंगे। ये टुकड़े इस ब्लैक होल का चक्कर लगाना शुरू कर देंगे और धीरे धीरे इवेंट होराइजन की ओर बढ़ने लगेंगे। तेज रफ्तार से चक्कर लगाने की वजह से इनमें भी फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा और यह भी ग्लो करने लगेंगे। धीरे धीरे इन टुकड़ों के छोटे छोटे पार्टिकल्स ब्लैक होल में जाना शुरू कर देंगे। अंत में एक समय ऐसा आएगा जब पृथ्वी का सारा मैटर ब्लैक होल के अंदर जा चुका होगा। ये सब सुनने में भले ही बहुत डरावना लगे, लेकिन ऐसा कुछ असलियत में होना क्लोज टू इम्पॉसिबल है। आपको जानकर हैरानी होगी कि थ्योरीज के अकॉर्डिंग हमारे सौरमंडल के पिछले हिस्से में ऑलरेडी एक ब्लैक होल मौजूद है।
वैज्ञानिकों के मुताबिक नेपच्यून के ऑर्बिट के बाद एक ऐसा ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है जिसके ग्रेविटेशनल इफेक्ट को नेपच्यून, यूरेनस और सैटर्न यानी शनि ग्रह पर देखा जा सकता है। वैज्ञानिकों ने इस रहस्यमयी ऑब्जेक्ट को प्लैनेट 9 का नाम दिया है। उनके मुताबिक ये ऑब्जेक्ट एक प्लैनेट से लेकर एक स्टेलर ब्लैक होल तक कुछ भी हो सकता है। काइपर बेल्ट में मौजूद होने की वजह से इस ऑब्जेक्ट को स्टडी करना वैज्ञानिकों के लिए काफी कठिन है। यह हमारे सौरमंडल का वह हिस्सा है जहां भारी मात्रा में एस्ट्रॉइड और कॉमेट्स प्रेजेंट हैं। इसे आप मार्स और जुपिटर के बीच मौजूद एस्ट्रॉइड बेल्ट का एक विशाल रूप समझ सकते हैं। प्लैनेट 9 को डिस्कवर करने के लिए नासा हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। नासा के वैज्ञानिकों के मुताबिक इसे डिस्कवर और स्टडी करने में हमें सौरमंडल के उन रहस्यों के बारे में पता चलेगा जो अभी तक हमसे छिपे हुए हैं। अगर वह कोई स्टेलर ब्लैक होल हुआ तो कभी ना कभी कोई ऑब्जेक्ट उसमें जरूर गिरेगा। अगर ऐसा होता है तो उससे बनने वाली एक्रीशन डिस्क के ग्लो को आसानी से कैप्चर किया जा सकेगा। इससे वैज्ञानिकों को यह कंफर्मेशन मिल जाएगी कि प्लैनेट 9 एक ब्लैक होल ही है। लेकिन फिलहाल हमें इस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट के बारे में कोई भी सॉलिड जानकारी नहीं है। हालांकि अगर वह सच में एक स्टेलर ब्लैक होल हुआ तो भविष्य में उसे एक्सप्लोर करने के लिए कई मिशंस भी प्रपोज किए जा सकते हैं। ऐसे में हम ब्लैक होल्स को नजदीक से देख और समझ पाएंगे, जिससे उनके प्रति हमारी अंडरस्टैंडिंग काफी इंक्रीज होगी। वैसे आपको क्या लगता है कि प्लैनेट 9 एक ब्लैक होल है या नहीं? और अगर होगा तो क्या आप उसे करीब से देखना पसंद करेंगे? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। इसके साथ साथ साइंस की अधिक जानकारी के लिए